जी ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ऑन नकवी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं उम्मीद के एक और एपिसोड के साथ। नाज़रीन, हमें आपकी आरा का शिद्दत से इंतज़ार रहता है, जो कि आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाज़रीन, 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश जब सेग्रीगेट हुए और ढाका फॉल हुआ, तो उसके बाद जितने पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे उनको उस वक्त की गवर्नमेंट, बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करके एक कैंप्स में सेग्रीगेट कर दिया। और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और उसी जुर्म के सिलसिले में उनको कैंप्स में डाल दिया गया और वो आज तक उन कैंप्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बहुत सी आवाज़ें बुलंद हुई, ना कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि वो अपनी आवाम को दहशतगर्दी, भूख, अफलास से बचाने में नाकाम है। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशंस का भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो इस सिलसिले में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन को आज हमने यहाँ दावत दी है, आइए उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं। वो है ऑबिट हेल्पर्स। यस करेक्ट। और हम जो है इस कैंप में ही पैदा हुए हैं, कैंप में बड़े हुए हैं, कैंप में ही कैंप का लाइफ जो है क्या है वो हमसे अच्छा जो है कोई बाहर का नहीं बता पाएगा। मेरा नाम मुर्तजा अहमद है। हम ओबेट में प्रोजेक्ट मैनेजर ढाका के यहाँ पे एक्चुअली कैंप का लाइफ जो है हर रोज़ पैदा होना और हर रोज़ मर जाने के बराबर है। कैंप में जो लोग पैदा होते हैं उन लोगों का रोज़ मौत होता है, क्योंकि कैंप की ज़िंदगी से बेहतर है मौत। हर इंसान को सबसे प्यारा होता है अपना इज़्ज़त। जब हम लोग अपना इज़्ज़त को ही नहीं सेव कर पाते तो हम लोग को क्या। हमारे कैंप में झगड़ा जो होता है उसी के लिए झगड़ा होते होते तो आगे लगा दिया तो हम लोग हर बार ढूक गए। तब सुने ऐसा कुछ चिल्लाता रहे, आग लगी से हम लोग सबको बाहर निकल के देखे, मैंने उधर का सब जल से सब। तो हम क्या करे, मेरा अम्मी सब बक्सा निकालता रहा, कपड़ा में हमारे कुछ कपड़ा रहता सब निकालता रहा। तो हम अपना खाली एडमिट जो परीक्षा देखते जाते तो एडमिट लगता है ना, प्रवेश पत्र, वो लेके हम चल गए, अकेला भाग गए। हमारा नाम यास्मीन है, हम क्लास 5 में पढ़ते हैं। When I was 3 years old, my father passed away, and my mother had to bear the burden of rearing of 3 children alone. So my mother got me admitted in a primary school in Geneva camp, and Alhamdulillah I did well in my classes. My name is Mohammad Irfan Khan. I'm the teacher of Abay Tutoring Center. After completing my HSC, I got a scholarship from Obeyt Helpers on a condition that I have to teach class 10 students. My hope and dream is that I want every child to get education. Every family is economically empowered, so they're having a better life. I want to provide them a better facility, better living condition, better housing, so they can live a life with dignity and pride. तो ये सारा चेंजिंग्स जो है ओबेट के वजह से जो है इस कम्युनिटी में डे बाय डे। पहले तो इस कम्युनिटी से बच्चे लोग को स्कूल या फिर लड़की लोग को स्कूल भेजने से जो है इंसान थोड़ा सा इग्नोर करता था, लेकिन ओबेट जो है इतना सारा फैसिलिटीज़ दिया है जो पेरेंट्स जो है खुद ही सोचने पे मजबूर हो गया है, जो नहीं अब जो है और इतना अच्छा डेवलपमेंट सामने ला रहा है जो पेरेंट्स जो है खुद ही सोचने पे मजबूर हो गए हैं, जो मैंने एजुकेशन के अलावा जो है और कोई वे नहीं है हम लोग के लाइफ को चेंज करने का।
इन अदर सिटीज नो क्योंकि वो हमें पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सके, आगे जा सके आगे ज़िंदगी। हम ओबर्ट स्कूल में पढ़ती हूँ और वहाँ मुझे अच्छी तालीम मिलती है, इसलिए मैं वहाँ से डॉक्टर बन के निकलना चाहती हूँ। ओबर्ट स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ का मैडम सब बहुत अच्छा, मैडम सर सब हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाती है, अपने बच्चा लोग आता है हम लोग समझ के पढ़ाती है, मैडम लोग बहुत अच्छा है। Imagine you are Firoza. মনে করো suppose তুমি Firoza. Okay, now write in about 70 or 80 words what happened to you after your marriage. I only know that, education is the backbone of a nation. If they take education, they can change their life easily. अगर आज हम लोगों को ओबेट हेल्प नहीं करता, मेरे ख्याल से कैंप में शायद आपको ऐसा कोई मिलेगा जो ग्रेजुएशन कर रहा है या अपना MBA कर रहा है, बहुत कम। तो अगर अवार्ड ओबेट अगर और खुल के अगर काम करे और ऐसे इसी तरह 10, 15, 20 बच्चे का हाथ सर में अगर हाथ रख दे तो मेरे ख्याल से सबका लाइफ चेंज हो जाएगा। कि ओबेट जब यहाँ बहुत सारा काम शुरू किया है, ख़ास करके हमारे नौजवान तबका जिनको हम लोगों ने एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप, ट्यूटोरियल सपोर्ट ये तमाम देना शुरू किया है, तो ये जो नौजवान तबका है, इसके अंदर कम से कम इतना उम्मीद तो ज़रूर ये पैदा हुआ है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन में अगर हम अच्छा तालीम हासिल कर सकें, हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, तो हो सकता है कि हम भी अच्छा ज़िंदगी गुजारेंगे। We are trying to make sure that we provide technical training, education, computer training and other skills so they can have better job opportunities in their life. We are empowering women, providing them small finances like microfinance loans to make sure that they start some sort of businesses and they can support their family, they can send their kids to schools. पहले मैंने आई था जब ना, तो बहुत से आदमी ना बोली नहीं लोन सही नहीं है, भाग जाएगी, नहीं से वैसे बहुत किसी, तो हम लोग 2-3 आदमी हिम्मत करके बोले जे ना हम लोग होंगे। 6,000 लेके उसके बाद कुछ मैंने यही काम में लगाए, उसके बाद 12,000 लिए, 12,000 लेके समझिए फ्रेम मैंने यही सब करके थोड़ा इसे अगर साड़ी मटेरियल थोड़ा ढाका गिनी जाके थोड़ा माल उठाई न अपना, उसके बाद हम 30,000 लिए, 30,000 लेके जाके अपना फ्रेम माल मटेरियल। हमारा नाम संजीदा है, काम में जो यही सब देखा सुना करते हैं, काम कराते हैं, खुद भी करते हैं, टाइम निकाल के अपना भी काम करती हैं और यही सब करते हैं। सिलाई का भी काम बोलिए, सिलाई हम लोग का उस तरफ आई था, बहुत छोटा में 10 बरस का उम्र में रहे, सिलाई हम सीखे, साया, पेटीकोट, सलवार कमीज, साड़ी तो बहुत कम पहनते, सलवार कमीज पहनते हैं। काम तो अपना ऊपर है, हर किस्म का सैंपल काम मैंने बनाया है। जब रात का टाइम, रात में जब फाका होता है, जब उस टाइम तो कोई काम धंधा नहीं रहता, बिछना में जब जाते तब सोचते हैं जे आज का टाइम आ गया है, कहाँ से कहाँ तक का मैंने पहुँचे हैं, सोचते हैं जब टाइम मिलने से टाइम पाके जरा सोचते हैं। My only dream is getting a good job, thus I can look after my mother. I just looking for the job in the papers or checking in the internet. And today I talked with Anwar sir for a job, and he confirmed me to send me a CV. He's trying. What possession here holds the most importance to you? My mother.
So I just only pray for my mother because we struggled a lot, and after my father did, she survived the families, and till now she is struggling. So if I get a good job, I will do some better for her, inshallah. इस उर्दू कम्युनिटी को बदलने का एक जरिया, एक सीढ़ी, एक रास्ता, जिससे जो है पूरा उर्दू कम्युनिटी का फ्यूचर को चेंज करने का जो है पूरा उर्दू कम्युनिटी का फ्यूचर को जो है चेंज करने का एक रास्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह एक दिन। जो दुआ है, या अल्लाह इस कौम को इस जिल्लत की ज़िंदगी से निजात दे, इस जिल्लत की ज़िंदगी से निजात दे, इनके हालात को बदल। या अल्लाह इस कौम को तो कामयाब कौम बना दे। In next 10 years, our goal is to change the whole environment, what they are in. But I know that we need to make sure that we have some other partners to resolve this issue. But our goal is to make everything happen in 10 years. And they should not be living like this more than 50 years. That is our target. 40 years is gone. Next 10 years will be, we need to change everything. उनके CEO और फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मिस्टर खान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी, और नाज़रीन हमारी दूसरी गेस्ट हैं, वो हैं मिस अरीशा खान। शी इज़ अ वॉलंटियर एंड शी इज़ आल्सो लुकिंग आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मिस अरीशा, ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान अमेरिकन्स यहाँ पे या बांग्लादेशी अमेरिकन्स जो यूथ है उनके इंटरेस्ट तो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, बाल कहाँ से पर्म करवाने हैं, तो ये सारा कुछ छोड़ के आप उन इंसानों का कैसे सोच रही हैं और आप अपना टाइम दे रही हैं? आई नो कि फैमिली मोटिवेशन है, मगर उसके अलावा एक पर्सनल भी आपको क्या चीज़ फोर्स कर रही है कि आप उन लोगों के लिए काम करें? बिल्कुल। So like I said, मैं बहुत छोटी थी जब OBAT was first introduced हुआ था. So it actually even depicted कि मैं कौन सा major होगी in university. So I majored in philanthropic studies. So my major is in nonprofit management. So that is my background professionally, and now I'm able to exercise my passion through my very own organization that my family owns. So with that background, that educational background that I have, and obviously the passion that my parents have raised me and my other two older sisters with, and you'll find it in all three of us, mashallah. Like the way we just, and I would credit my parents 100%. You were growing with this compassion. Yeah, absolutely. You actually grew with this compassion. Yeah, and I would credit my community also. Like everyone around us was very encouraging towards religious matters and encouraging, helping others and making sure we volunteer our time at the mosque and different things like that. So it was just that whole environment of giving back and giving our time, our treasures, and our talents to whatever we can, whatever's around us. And so this fell right into place with my major and also just my passion. Right. We'll quickly go on a break because we are close to break. नाज़रीन, अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे और जब हम वापस आएंगे तो हम अनवर साहब से और मिस अरीशा से ये पूछेंगे कि वहाँ जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो किस तरह की लाइफ है, क्योंकि हम बिल्कुल भूल चुके हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हैं और हम इस पे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं OBAT हेल्पर्स के ओहदेदारान और हम बात कर रहे हैं उन महसूरीन की जो कि बांग्लादेश में मौजूद हैं और कैंपों में वो उसको मैं इंसानी मयार ज़िंदगी तो नहीं कह सकता जिस तरह के वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
اور اوبیٹ ہیلپرز وہ آرگنائزیشن ہے جو ان کی ویلفیئر کے لیے اور ان کی سوشل اپ بیٹ کے لیے کام کر رہی ہے. تو انوار صاحب یہ بتائیے کہ وہاں پہ سفرنگ کس طرح کی ہے, مطلب مین ایشوز کیا ہیں, کیا, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ, لوگوں کو پاکستان میں شاید بھول چکے ہیں, امریکہ میں تو لائف سٹائل آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نئی گاڑی ماڈل چینج کرنا ہے, تو ان چیزوں میں ہم زیادہ انوالو ہیں. وہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, کچھ ہمارے آڈینس کو بتائیں گے؟ اگر میں مختصر طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جانوروں سے بدتر زندگی جو ہو سکتی ہے پاسبل وہ گزار رہے ہیں. اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور کنٹیکسٹ میں لے کے جائیں تو 3 نسلیں ایک کمرے میں 42 سال سے ہیں. یعنی اگر فرض کر لیں کہ میں اس کیمپ میں گیا تو میری اولاد اور میرے اولاد کی اولاد بھی اسی کیمپ میں اسی ایک کمرے میں اسی ایک کمرے کے اندر رہ رہی ہے. اور ایک چوکی کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, کچھ لوگ زمین پہ سو رہے ہیں, کچھ لوگ باہر سو رہے ہیں. ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے. باتھ رومز کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 100 لوگوں پہ ایوریج ایک باتھ روم ہے, گھنٹوں لوگوں کو لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے. پینے کا صاف پانی کا کوئی تصور وہاں پہ نہیں ہے. وہ پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ مطلب ہینڈ پمپس ہیں, لیکن ہینڈ پمپس کا جو پانی ہے وہ صحت کے لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ مضر صحت ہے. اس سلسلے میں ہم بہت سارے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں, میں آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گا. لیکن چونکہ آپ وہاں کے حالات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور خوراک کا کیا ارینجمنٹ ہے؟ کیا وہ جابس کر کے کماتے ہیں یا گورنمنٹ ان کو دیتی ہے؟ ان کی زندگی, یہ جسم اور روح کا رشتہ کیسے قائم ہے؟ تقریباً 2004 کے بعد سے کسی طرح کی کوئی امداد ان کو نہیں مل رہی. تو وہ کیسے زندہ ہیں؟ وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ورک کرتے ہیں, لیکن وہاں پر 90% جو لوگ ہیں وہ لوئسٹ پروفائل جاب کرتے ہیں. یعنی سائیکل رکشہ چلانا, نائی کے دکان پہ کام کرنا, عورتیں جو ہیں دوسروں کے گھروں پہ جاب کرتی ہیں. یعنی وہ فیملیز جن کو میں, کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے گھر لوگ کام کیا کرتے تھے, آج وہ فیملیز جو ہیں دوسروں کے گھروں پہ جا کے کام کرتی ہیں. مگر میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آر دے الاؤڈ ٹو ورک؟ وہ کام کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے؟ ان پہ کوئی پابندی نہیں. مگر وہ اپنے کیمپوں سے نکل کے کسی اور جگہ نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں. اس وقت جو ہے بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اپنے کیمپ سے باہر. پہلے تھی, آپ نے بتایا پہلے کچھ ریسٹرکشن تھی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیمپ سے باہر نکل کر ایک دوسری جگہ پہ جانا ایک سب سے بڑا فائنینشیل فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے. اس لیے کیمپ میں بالکل فری ہر چیز آپ کو فری اویلیبل ہے. یعنی رہائش کا کوئی پیسہ نہیں ہے, بجلی اگر ہے اور نہیں ہے, دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری اور ضروریات زندگی کا مسئلہ ہو جاتا ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. رائٹ. مس عریشہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ وہاں تشریف لے جا چکی ہیں, کتنی دفعہ گئی ہیں آپ؟ بس ایک دفعہ گئی ہوں. ایک دفعہ گئی. Yes, inshallah we're looking forward to our next trip in May of this year. کون سا ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز which touched your heart اور جو ہمارے آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ There are many stories as such, and Yeah, absolutely. One time I'll tell you, it has to do with students. So I love kids and everything that they stand for, mashallah. The energy and the dreams that you see in these students were not there 10 years ago. Now these students are given the chance to dream of what they really want to do. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ اسکولز جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل جا رہے ہیں. اب ہمارے اسکولز وہاں پہ پروڈیوس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. We have schools there. انہی کیمپس کے اندر؟ انہی کیمپس کے اندر for the kids specifically. ٹھیک ہے. So we have K through 12, we have tutoring centers, we have computer training centers, sewing centers, we have scholarships for higher education. تو ان سب چیزوں کی, because that's one of our long-term goals, to make sure that these students grow up and they don't have to look back. They have to look forward. So that's one of our biggest goals as far as, encouraging self-empowerment. That's our biggest thing. کیا وہ چیز تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ ٹچ کیا؟ Yeah. So I think I would say ہم لوگ ایک وقت چٹاگانگ میں تھے, ہم لوگ بس we were just walking through the camps. اور ان واک تھرو میں مطلب لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے گھر دیکھتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں. زنان میں 3 لڑکیاں ہیں میرے پاس, چھوٹے چھوٹے, مے بی 10 to 12 years old. ٹھیک ہے. خوب کوشچنس پوچھ رہے ہیں کہ میری دوست کیسے ہے, میری گاڑی کیسی ہے, بس اباؤٹ مائی آپ کے لائف اسٹائل کے بارے میں, میری لائف اسٹائل کے بارے میں. تو میں ایسے کری, میں نے کہا اب تم بتاؤ, تم لوگ کیا کرتے ہو فن کرنے کے لیے, کون سی بکس پڑھتے ہو, کون سے کلاس میں. سو وی آر ہیونگ دس کنورسیشن. اور تھوڑی دیر بعد آئی سی دیم رن اوے, کہیں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو ویئر دے وینٹ. اور اس دوران میں ہم لوگ بھی نکلنے والے تھے وہاں سے. اینڈ آئی واز لائک وہ لڑکیاں کہا کہ میں لافظ نہیں کر پائی. اینی وے دے کم بیک رائٹ ایز وی آر اباؤٹ ٹو لیو.
और वो मुझे ब्रेसलेट्स लाते हैं, अपने इयररिंग्स लाते हैं, फ्लावर्स लाते हैं, मेरे बालों में लगाया था. जो उन बेचारों के पास अपनी इस्तात के मुताबिक The जो little छोटी things छोटी they had. चीजें थी, वो उन्होंने अपना जेस्चर दिया, वो आपको उन्होंने तोहफे के तौर Absolutely. And they're like, we're giving this to you so that you don't forget us. And I was like, at that point, I was like, I can never forget you. It was a beautiful moment. Yeah. हमारे साथ बहुत ही टचिंग किस्म के वाक़यात हैं और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बाहर की दुनिया को इसका नहीं पता. तो आप अवेयरनेस के सिलसिले में क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या चाहते हैं? आई नो मैं आपकी फीलिंग्स अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और क्योंकि हम लोग अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं हमारे ऊपर, हमारे खाने के लिए अनवाع इक़साम की चीज़ें हैं, हम गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, हम कैसे कपड़े पहन सकते हैं, और हमें अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे शायद 2 वक्त की रोटी के लिए जो बच्चे हैं और माएँ उन बच्चों को कैसे वो पूरा कर रही हैं. आप तो वो देख कर आए हैं, तो इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या सोच रहे हैं? असल में यही सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है इस पूरे अलमिया का, कि दुनिया की बात तो छोड़ दें, हमारे अपने लोग, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि अब तक कैंपों में लोग इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. और इसकी अवेयरनेस के लिए ज़ाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा काम जो है वो आप लोग कर सकते हैं. मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इस इशू में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इस इशू को वो लेके आए प्लेटफॉर्म पे. लेकिन इस हवाले से मैं एक और चीज़ भी आपसे तस्करा करता चलूँ कि आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, उसमें मुझे अब याद आया एक चीज़ के, वहाँ पर मैं एक औरत थी, मैं उनसे बात कर रहा था जी, बांग्लादेश के कैंप में. तो उन्होंने मुझसे पकड़ कर, मेरा हाथ पकड़ कर पूछा कि बेटा मेरा क्या कसूर है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्यों इस हाल में हूँ और इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ. तो मैंने कहा कि मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप मुझे समझाएंगी थोड़ा सा. तो वो कहने लगे बेटा मेरा कसूर क्या है, इन 3 में से मैं कहाँ गलत किया. मैंने पाकिस्तान में जो हिजरत की सॉरी वो गलती थी मेरी, या मैंने पाक या हमारे घर वालों ने पाक फ़ौज का साथ दिया, वो मेरी गलती थी, या हमारी ज़ुबान उर्दू है, ये मेरी गलती थी. और मेरे पास सवाल का जवाब नहीं था. मैं यकीनन आपके जज्बात की कदर करता हूँ, क्योंकि असल में हमें इस दुनिया में भेजने का मकसद सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना नहीं है, बल्कि हमारे दीन के मुताबिक खालिक तक पहुँचने का जो सबसे बड़ा शॉर्टकट है वो मखलूक की खिदमत है, जो यकीनन आप ये अजीम काम कर रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं. और आज के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये यकीन करवाना चाहता हूँ कि जब भी आपको हमारे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर हैं, और कोई भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं हम उन बेबस और मजबूर और लाचार लोगों के लिए हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल. बहुत शुक्रिया. रिशा, आप बताइए कि बीइंग यूथ आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आप इसको किस लेवल पे लेकर जाना चाहती हैं, इस लेगेसी को जो आपकी फैमिली से शुरू हुई, आप क्या आप सोचती हैं कि इसको किस लेवल तक जाना चाहिए कि उन लोगों के मसाइल हल हो जाएं? Absolutely. I see कि जो हमारी energy है, the energy that entrepreneurs and that young people have here, that's the sort of energy we need to keep this project going. The energy of the young people. Whatever skills you have, whatever passion you have, I want you to bring it to our organization. ऐसे करके, by combining everyone's passions together, that's how we will eradicate this problem. And like my father said, like this is not the only place we're going to focus on Bangladesh. हम लोग और भी आगे जाएंगे. All different locations. Right. We're same problem. So this problem of stranded individuals, forgotten people, is a worldwide problem. So it's not just an individual. Okay, because we have history there, that's why it's important to us. It's important to everyone. And so the it's way basically I see, the humanity. It's a not humanitarian the family problem. or not you being from that place. Absolutely not. Yeah. It's simply a matter of humans and how we're going to help each other. So the way I see this moving forward is exactly how it's going right now. Like it's going in so many great places. Our number one thing is to empower the individual, because as we talked about, it's very political. It's there's a lot of hands in the cookie jar. There's a lot of things going on. So we want to make sure that the individual, him or herself, is empowered first, so that we'll never have to go back to these problems again, and we'll be moving forward. So our ideal goal is to see all of these people moved out of these camps into real homes and living like real people. And that's essentially the biggest problem that we have right now. They're not treated as humans right now. Yeah.
So we want to empower them and help them, you know, live their lives out as they're meant to be. नवार साहब, ये हम जैसे इंसान, मेरे और आप जैसे इंसान जो कि ना करदा गुनाह की बिना पे उनको जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में आप लोगों के सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और उनमें से कितने जो हैं वो अपनी तकमील के मराहल जो है वो तय कर रहे हैं? हम लोग जो है वो 2 इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान के तहत और एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत। शॉर्ट टर्म प्लान के तहत जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो माजूर, बेसहारा, गरीब और बहुत ज़्यादा जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं उनको फौरी तौर पर सपोर्ट किया जाए, जो कमाने के लायक भी नहीं है, जो अपनी नहीं है। टेबल पे फूड भी नहीं रख सकते। एग्जैक्टली, और जो या तो भीख मांगने में मजबूर हो गए या किसी और उस पर आ गए थे, तो उनको हम फौरी तौर पर फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी हेल्प किया जा सके। दूसरा जो हम लोग ये काम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्लान में, वो फौरी तौर पे कैटरेक्ट सर्जरी है, हेल्थ की इश्यूज़ हैं, फूड हॉस्पिटल्स बनाने, क्लिनिक्स वगैरह हम लोग अच्छा क्लिनिक्स हैं एस्टेब्लिश किया हुआ है जी, क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किया हुआ है वहाँ पर। और उसके बाद जो है जो दूसरा जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है वो ये है कि हम लोग ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रमज़ानों में ख़ास तौर पर फूड की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। उसके अलावा कुर्बानी के ज़माने में हम लोग कुर्बानी का गोश्त जो सऊदी अरेबिया से वो इन्हीं कैंप्स में जाता है, सऊदी अरेबिया से भी गोश्त आता है, कैंपों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे बांग्लादेश में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैंपों में जाता है। ठीक है। और हम लोग ख़ास तौर पे हम लोग कुर्बानी में काफ़ी वहाँ पर वो करते हैं, आप 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हम लोग गोश्त तकसीम करते हैं वहाँ पर। और आपको सुन के हैरत होगी कि वहाँ पर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो साल में सिर्फ ये 1 या 2 दफ़ा गोश्त मिलता है उनको पूरे साल में। तो ये तो हमारे शॉर्ट टर्म वो है। लॉन्ग टर्म में हमारा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव, वो एजुकेशन और एम्पावरमेंट। हमें पता है कि तालीम के ज़रिए ही हम उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और एजुकेशन में हम लोग बहुत कई प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास 7 स्कूल हैं इस वक्त, 25 प्री स्कूल्स हैं, उसके अलावा नॉन फॉर्मल स्कूल्स हैं, उसके अलावा ट्यूटरिंग सेंटर्स हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, औरतों का जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे औरतों की सिलाई कढ़ाई का किया जाता है। उसके अलावा जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो हम लोग एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें लोग माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए हेल्प करते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए हम तकरीबन 2,000 से ज़्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनको आपने एस्टैब्लिश कुछ ना कुछ करवा किया हुआ है। और इस वक्त हम लोग जो लोन देते हैं वो तकरीबन 5,000 रुपये से टाका से लेकर 1 लाख टाका तक हम लोग लोन देते हैं। डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं हम लोग हेल्प करते चले जाते हैं बाय स्टेज। तकरीबन जो है वो 2,000 से ज़्यादा फैमिलीज जो है वो माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। बल्कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 100 लोग इस वक्त काम कर रहे हैं कैंप के लोग, वो लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं। लेकिन जो बहुत ही इनकलाबी तब्दीलियाँ हम लोग लेके हम समझते हैं कि हम ला रहे हैं बिसाइड्स इन तमाम चीज़ों के, वो ये है कि जो यूथ है उनमें, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि 42 साल की ज़िंदगी में, कैंप की ज़िंदगी में पहला बच्चा मेडिकल स्कूल में गया है। अच्छा, उसका नाम है अबुल कासिम। अच्छा माशाल्लाह। रंगपुर में पढ़ता है। ये आपके जब ये स्टार्ट हुआ है ऑबेट हेल्पर्स का प्रोग्राम, तो ये उस वक्त ये बच्चा उससे मुस्तफीद 8वीं से वो उसमें हमारे साथ शामिल था। माशाल्लाह। मैट्रिक किया उसने, फिर हमने उसको बेहतरीन कॉलेज में दाखिला करवाया। उसके बाद जब उसने इंटर किया, उसके बाद जब पहली दफ़ा वो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मेडिकल का होता है उसमें पास नहीं हो सका, फिर हमने उसको एक स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट की ट्रेनिंग में डलवाया, बिकॉज ही वाज वेरी आउटस्टैंडिंग बच्चा था। और अब आलम ये है कि जब उसको वाइट कोट पहनता हुआ मैं कॉलेज जाता हुआ देखता हूँ तो आई एम प्राउड। उस बच्चे का विजन क्या है वैसे, वो क्या चाहता है? क्या जब वो ये अपना मेडिकल कंप्लीट कर ले तो? मैंने जब उससे पूछा था, you want to add? Yeah. Oh yeah, no. Yeah, we interviewed him in our last trip. Okay. And उस वक्त मतलब उस वक्त इस कब का नहीं पता था कि when he'll get into middle school, पता था कि apply होगा. जी. So at that time, his #1 dream was to become a doctor and come back to the camps. So that was what we thought was the most important part. कि उसका long-term dream. So वो अपनी एजुकेशन जो है वो आके अपने ही लोगों पे उसका फायदा. And आप ये नोट करेंगे कि every time we talk to young people about उनके dreams क्या है, ये क्या है, almost all of them ये नहीं कहा कि मैं यहाँ जाऊँगी, मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं कहीं और पाकिस्तान चला जाऊँ. Now, one of them said that. They were all very focused on coming back and using their skills for their own communities. That is amazing. It was That is remarkable. amazing. वैसे अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी, बहुत टचिंग भी थी मेरे चंद प्रोग्राम्स में से, जिसमें वाकई समथिंग रियली टच माई हार्ट। तो मैं इसी दुआ के साथ आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, स्पेशली न्यूयॉर्क, और अल्लाह ताला इस नेक काम में आपको और हिम्मत, ताकत और रिसोर्सेज अता करे ताकि आप उन इंसानों की मुश्किलात को हल कर सकें जिनकी शायद अभी कोई होप नहीं है, और सवाए अल्लाह ताला के उनकी मदद के लिए अभी लोगों ने काम करना शुरू किया है।
तो वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ओबैट हेल्पर्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बांग्लादेश में मौजूद मैसूरीन के लिए एक यकीनन एक ऐसा काम कर रही है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका नॉलेज ही नहीं है. और इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत ताकत अता करे कि हम नीचे देखें और उन लोगों के लिए हम कुछ कर सकें जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जस्तजू कर रहे हैं और शायद उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं. अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा. खुदा हाफिज़.